हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज के इस सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर कोई भी हमारे नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर को अगर उन्होंने नहीं देखा है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करेंगे और उसके बाद आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने कर लेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। और बच्चे, आज जो हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने नहीं है। लगभग 2 से 3 रिएक्शन बचे हुए हैं जिसके बारे में पढ़ लेना है। तो आज के इस सेशन में आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरी तरीका से खल्लास हो जाएगा, यानी पूरी तरीका से समाप्त हो जाएंगे। अब समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपका केमिकल रिएक्शन ही समाप्त हो गया। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और फिर केमिकल रिएक्शन यानी कि जो आपका अभ्यास नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो है, पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, अपना नोट्स स्वयं बनाइए बच्चे, ताकि जब आप नोट्स बनाते हैं, तो आप नोट्स बनाने के दरमियान आपको हर चीज़ वापस रिकॉल होता है, वो याद होते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, आज के जो हमारा रिएक्शन है फर्स्ट नंबर, वो पढ़ना है हमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती एवं अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। प्रतिवर्ती रिएक्शन को हम लोग उत्क्रमणीय रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में संयोग करता है, यानी कि आपस में जब रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और जब उस प्रोडक्ट को हम वापस तोड़ते हैं, तो फिर हमें रिएक्टेंट मिल जाता है। यानी कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाया था, फिर वो प्रोडक्ट टूट कर वापस वही रिएक्टेंट दे दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बात हमारे समझ में आया? चलो बच्चे, अगर नहीं समझ में आया तो हम इसे समझते हैं। आ जाओ, देखो, हमने कहा कि जब एक ऐसा रिएक्शन यानी कि ए और बी, ए हमारा अभिकारक है, बी भी हमारा अभिकारक है, इसको हम मान लेते हैं रिएक्टेंट नंबर 1 है और इसको हम मान लेते हैं रिएक्टेंट नंबर 2 है। यानी कि अभिकारक नंबर 1 है और अभिकारक नंबर 2 है। जब इन दोनों का रिएक्शन हमने कराया, तो एक प्रोडक्ट मिला हमारा ए बी। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, यानी कि हमारा उत्पाद है। तो जब हमने ए और बी को रिएक्शन कराया, आपस में संयोग कराया, तो एक नया प्रोडक्ट हमें मिले ए बी। अब यही प्रोडक्ट जो है ए बी को, जब ए बी है, ए बी को हमने ब्रेक डाउन किया, यानी कि जब हम इसे प्रोडक्ट को तोड़े, तो तोड़ने के बाद वापस हमें ए और बी प्राप्त हो गया। वापस हमें ए और बी प्राप्त हो गया। ए कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट 1 यानी कि अभिकारक 1 हमें मिला, और बी कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट 2 यानी अभिकारक नंबर 2 प्राप्त हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से अगर देख रहे हैं बच्चे, तो क्या ये रिएक्शन आपको नहीं पता चल रहा? क्या ये रिएक्शन जो है हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? क्या ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। और जब हम ए बी को ब्रेक डाउन किए, तो हमें ए और बी मिला, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया है। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का एक सम्मिलित रूप है।
यानी ये रिएक्शन और कोई नया रिएक्शन नहीं है। ये संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का एक सम्मिलित रूप है और इससे एक नया रिएक्शन बन गया। यानी कि जब हमने ए और बी को मिलाया तो ए बी बना और जब हमने ए बी को तोड़ा तो ए प्लस बी मिल गया। तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ए प्लस बी मिलकर ए बी बना और ए बी से फिर ए प्लस बी मिल गया। तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उम्मीद करते हैं बच्चा कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। प्रतिवर्ती अभिक्रिया में कह रहा है कि ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक, यहाँ देखो, जिनमें कह रहा है कि अभिकारक उत्पाद में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? उत्पाद में बदल सकते हैं। और और उत्पाद और उत्पाद फिर से अभिकारक में बदल सकते हैं। क्या कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में बदल सकते हैं और उत्पाद फिर अभिकारक में बदल सकते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में हो सकती हैं। क्या कह रहा है कि ये दोनों दिशाओं में हो सकती है, आगे और पीछे। और जब भी ध्यान रखेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा तो उसका सिंबल आपको इस तरीका से दिए रहेंगे। इस तरीका से आपको ये सिंबल दिया रहेगा। तो ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, ये हमेशा प्रदर्शित करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, कि रिएक्शन जो है इधर से इधर भी हुआ है यानी आगे की ओर हुआ, और फिर वहां से वापस भी लौटा है यानी पीछे की ओर आया है। यानी अभिकारक से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से फिर अभिकारक भी बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्स का मतलब क्या होता है? आगे पीछे करना। अगर आगे गए हैं तो पीछे भी आएंगे, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स करना। बात समझ गए? चलो, अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे अमोनिया का निर्माण हुआ, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनिया जो बना है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 6 परमाणु है, और मिलकर यहाँ पर अमोनिया के 2 अणु का निर्माण किया है। अमोनिया के 2 अणु का निर्माण किया है। तो यहाँ अगर बच्चा देखा जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया? तो आप कहेंगे अमोनिया बनाया। अब यही अमोनिया टूटकर फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण कर दिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना अमोनिया, और जब अमोनिया का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हमें वापस मिल गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऐसे रिएक्शन का ये जो हमारा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि ये हमें सिंबल दिखाई देना चाहिए। अगर हम अभी तक जो भी रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उस रिएक्शन में केवल हम इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी तक जितने सारे रिएक्शन, चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, अभी तक जितने सारे हमने रिएक्शन पढ़ा उसमें हमेशा इस साइन का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें हम लोग इस प्रकार के सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये जो सिंबल है, इस सिंबल से हमें क्या पता चल रहा है? इस सिंबल से पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है, यानी कि ये रिवर्सिबल। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चल, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका से और भी एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर एक नया हमें कंपाउंड तैयार होता हुआ मिलता है जिसका नाम है जल। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो बना क्या है? जल। लेकिन जब हम इसी जल का ब्रेकडाउन करेंगे, यही जल जब टूटेगा तो टूटकर हमें वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रदान करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रहा सिंबल,
ये रहा सिंबल। तो यही कह रहा है कि पानी का पिघलना और जमना, पानी का पिघलना और जमना जो है, ये एक प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है एक प्रकार का, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी का पिघलना है और जमना है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। एक प्रकार का क्या है? फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था कि एक चीज से दूसरा बना है तो दूसरे से फिर वापस पहला चीज बन जाएगा, तो उसी को हम फिजिकल चेंज कह रहे थे, यानी उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। तो यहाँ भी देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, जल बना, और जल टूटकर फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और आयोडीन है। हाइड्रोजन और आयोडीन है, जब ये दोनों मिला तो बना क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, यानी HI बना दिया। और यहाँ भी आप देखें कि सिंबल किसका है, तो आप कहेंगे रिवर्सिबल एग्जाम्पल का ये सिंबल है। बात समझ गए? तो ये कोई खास रिएक्शन है नहीं बच्चा, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए था, इस वजह से आपको हमने ये भी जो रिएक्शन का टाइप्स था वो भी हमने कंप्लीट करा दिया। चल, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस जो बातें हमने समझाया कि ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक जो है उत्पाद में बदलेगा और उत्पाद पुनः वापस अभिकारक में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आइए, अब इसी का एक और है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब है कि बच्चा, जब अभिकारक प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वापस प्रोडक्ट से अभिकारक नहीं बनेगा। हमने क्या कहा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिकारक मिलकर प्रोडक्ट बनाया है, यानी उत्पाद बनाया है, तो उत्पाद पुनः वापस अभिकारक में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ देखो, कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अभिकारक केवल उत्पाद में बदल सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो अभिकारक है केवल उत्पाद में बदल सकते हैं और उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। वापस जो उत्पाद है अभिकारक में चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है कि एक बार जब अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं तो अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। अभिक्रिया जो होगा एक ही दिशा में। रिवर्सिबल रिएक्शन जो था वो दोनों दिशाओं में हो रहे थे, आगे पीछे दोनों हो रहा था, इस वजह से वो दिशात्मक अभिक्रिया था। लेकिन यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो एक ही दिशा में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को बच्चा हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि वो वापस वहां से वापस नहीं लौटेगा। बात समझ गए? चलिए, तो कह रहा है कि और इसे उल्टा नहीं किया जा सकता, तो ऐसे रिएक्शन को हम अनुत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि ए और बी जब मिला है, ए और बी जब मिला है तो बना है ए बी, बना है ए बी। लेकिन ये ए बी जो है टूट कर, ये ए बी जो है टूट कर ए प्लस बी नहीं बनाएगा, ए प्लस बी नहीं बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन नाम देंगे। बात क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने एक कंपाउंड लिया H2SO4, हमने एक कंपाउंड लिया H2SO4। जब हमने H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्शन कराया, जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया, तो एक नया कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। ये जिंक जो है बन गया, जिंक चला गया सल्फेट के साथ। आपको हमने पढ़ाया है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, माफ कीजिएगा, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, यानी कि जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इस वजह से हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और जाकर हाइड्रोजन के स्थान पर बैठ जाएगा। तो ये जो हमारा रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल हो गया? इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल, यानी कि इससे वापस ये चीज नहीं बन सकता है। बात समझ गए? चल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो आप एक और
सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम है। सोडियम को जब हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NaOH, NaOH बनेगा और प्लस 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 हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी हमें 4 करना होगा। तो ये इक्वेशन हमारा पूरी तरीका से बैलेंस भी हो गया। तो बच्चा यहाँ पर जो सोडियम है जब जल से रिएक्शन किया तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना है। लेकिन इस रिएक्शन से यानी कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वापस हमें ये चीज नहीं मिलेगा। यानी यहाँ प्रोडक्ट से पुनः हमारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा रिएक्शन का टाइप्स था जो हमारा पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया, पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक और छोटा सा रिएक्शन है बच्चा, उसको भी पढ़ लेते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है इसके बारे में और भी बेहतर ढंग से आपको पता चलेंगे जब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब हम पढ़ेंगे चैप्टर को, उस चैप्टर में इस टॉपिक्स के बारे में और भी हम बेहतर ढंग से समझाएंगे। यहाँ फिलहाल के लिए बस थोड़े सा आप समझ जाए कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण यानी कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट, दो कंपाउंड मिलेंगे, यानी कि दो प्रकार के अभिकारक मिलेंगे और एक नया, एक से अधिक नया प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। हमने क्या कहा? बात समझो बच्चा। हमने कहा कि दो अभिकारक मिलेंगे, ए और बी मिलेगा। ए और बी मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, नया दो कंपाउंड बनाएंगे, सी और डी। सी और डी बनाएगा। ये एक कंपाउंड है यानी कि ये एक अभिकारक है 1 और ये एक अभिकारक नंबर है, ये एक अभिकारक नंबर है 2। और यहाँ इन दोनों के रिएक्शन से नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम हमने दिया है सी और डी। तो सी यहाँ पर प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट? ये बच्चा एक लवण है, ये एक लवण है और डी जो है एक जल है। डी जो है जल है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात होगी तो ये बातें वहां जाकर रुकेगी जहां पर लवण और जल का निर्माण होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि अभिकारक मिलकर जल और लवण का निर्माण करता है? तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो। कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है अभिकारक जो हमने लिखा है ए और बी, ये अभिकारक जो है अम्ल है, ये अभिकारक अम्ल है और ये अभिकारक क्षार है। फिलहाल यहाँ पर अम्ल और क्षार ही समझे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसके बारे में आप फिक्र ना करें कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। ठीक है, अम्ल क्या है और क्षार क्या है, इसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि क्या होता है। जब हम चलेंगे आपका मेटल और नॉन मेटल टॉपिक में और चैप्टर नंबर जब हम चलेंगे, चैप्टर हम चलेंगे एसिड एंड बेस में, तो उसमें ये सारे चीजों को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट कराएंगे। तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल बनेगा। अम्ल भी बहुत प्रकार के होते हैं, क्षार भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो लवण के भी प्रकार होंगे। तो ये सारे के सारे आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। आइए, तो यही कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार मात्रात्मक रूप
से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। किसका निर्माण करता है? लवण और जल। यहाँ पर ध्यान दो कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएगा क्या? लवण और जल बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में अम्ल से H प्लस आयन, इस अभिक्रिया में H प्लस आयन मिलता है और OH माइनस आयन मिलते हैं। यानी कि जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटेगा और मिलकर जल बनाते हैं, मिलकर जल बनाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा विलयन प्राप्त होता है जो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला है वो ना तो अम्लीय नेचर का होगा और ना ही वो बेसिक यानी कि क्षारीय नेचर का होगा। तो वो कैसा होगा? अरे बच्चा, उदासीनीकरण होगा। क्या होगा? उदासीनीकरण होगा। ना तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, तो उदासीन होगा। सीधी सी बात कहते हैं कि अगर तुम हंस भी नहीं रहे हो, रो भी नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उदास बैठे हो। इसका मतलब क्या है? उदास बैठे हो। ना तो तुम हंस रहे हो और ना ही तुम रो रहे हो। इसका मतलब किसी के ख्यालों में उदास बैठे हो। तो उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आ जाओ, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर HCl प्लस NaOH मिलकर बनाया है NaCl और H2O बनाया है। अब देखो यहाँ पर समझो, HCl जो है, HCl ये बच्चा अम्ल है, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है। NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये एक प्रकार का क्षार है, ये एक प्रकार का क्षार है। तो ये अम्ल है और ये क्षार है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, दोनों रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या होंगे कि ये अम्ल जो है ये दो भागों में टूटेगा। देखो, अम्ल पर होता है, H पर होता है प्लस आयन, H पर बच्चा होता है प्लस आयन और Cl पर होता है माइनस आयन, Cl पर होता है माइनस आयन। इसी प्रकार से NaOH है, NaOH है, तो Na पर प्लस आयन है, OH पर माइनस आयन हुआ, OH पर माइनस आयन हुआ। अब यहाँ H प्लस आयन जो है OH माइनस आयन के पास जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों मिलेगा और मिलकर बनाएगा क्या बच्चा? तो आप कहेंगे H2O बनाएगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा। इसी तरीका से Na प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ पास जाएगा और यहाँ से बना देगा क्या? तो आप कहेंगे NaCl बना देगा। और NaCl जो है ये एक लवण है, एक नमक है बच्चा। यही लवण को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन बनाने में। तो यहाँ पर जो है HCl, यहाँ पर HCl और NaOH ये मिलकर क्या बनाया? NaCl बनाया। और NaCl क्या है? तो आप कहेंगे ये लवण है, ये लवण है। और H2O क्या है? तो आप कहेंगे सर ये जल है। तो ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे कि सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बच्चा, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। ये देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है या नहीं है? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? होता था कि जैसे ए बी कोई उत्पाद है, ए बी कोई अभिकारक है, कंपाउंड है, और कोई कंपाउंड सी डी है। ये दोनों के आपस में रिएक्शन होते थे। ए प्लस होता था, बी माइनस होता था, सी प्लस होता था, डी माइनस होता था। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो ना? डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो। यहाँ पर ए प्लस है और बी माइनस है, यहाँ पर सी प्लस है, डी माइनस है। तो यहाँ पर हुआ क्या? ए जो है चला गया सी के स्थान पर और सी जो है चला आया ए के स्थान पर। तो नया नया कंपाउंड बन गया। कंपाउंड क्या बना? एडी बना और साथ ही साथ
सी भी बना, साथ ही साथ सी भी बना। तो यहां पर भी वही तो चीज हुए हैं, एच चला गया Na के पास और Na चला आया H के पास, तो ये दोनों अपने अपने स्थान को बदल दिए। यहाँ पर दो तत्व का स्थान डिस्प्लेस हुआ है, इस वजह से इस एग्जाम्पल को हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। बाकी कुछ है नहीं बच्चा, उदासीनीकरण के बारे में आप समझ गए होंगे, उदासीनीकरण रिएक्शन के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल है, कहता है H2SO4, यहाँ पर है H2SO4 का जब रिएक्शन हमने 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कराया तो बना K2SO4। बना क्या? K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट बना है और साथ ही साथ जल बना है। तो यहाँ भी देखो ये अम्ल है, H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक प्रकार का क्षार है। ये क्या है? क्षार है। हमेशा ध्यान रखना कि अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है, अम्ल में हाइड्रोजन होता है और क्षार में हाइड्रा ऑक्साइड होता है। अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन है और क्षार है तो उसमें OH है। यहाँ देखो हाइड्रोजन है तो अम्ल है, यहाँ पर OH है तो क्षार है, यहाँ OH है तो क्षार है, यहाँ हाइड्रोजन है तो अम्ल है। तो अम्ल और क्षार मिला तो यहाँ पर लवण बनाया, यहाँ पर लवण बनाया जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। और प्लस जल बना है, प्लस जल बना है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एग्जाम्पल था वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में आप समझ गए, जिसके आप बुक में ढूंढ ढूंढ कर आप देखेंगे कि कौन सा रिएक्शन है। ऐसे एग्जाम्पल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बेहतर करना है बच्चा केमिकल रिएक्शन को, तो खुद से तो मेहनत करना पड़ेगा, खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। आप बुक में से एग्जाम्पल उठाओ और वहां पर आप मार्क करो कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कौन से एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन है। ये सभी को जब मार्क करेंगे आप और हर चीज को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि H प्लस आयन जो है OH माइनस आयन के साथ गया है, यहाँ पर सोडियम प्लस जो है क्लोरीन माइनस आयन के पास गया है, तो ये बनाया लवण। सोडियम जो है जाकर क्लोरीन से मिला तो लवण बनाया और हाइड्रोजन जो है जाकर हाइड्रोक्साइड से मिला तो बनाया जल। तो ऐसे कर करके जब आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। बात समझ गए? चल, तो ये भी हमारा रिएक्शन उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी तरीका से कंप्लीट होता है। चलिए अब लास्ट जो हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं क्या होता है? देखो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीकरण के बारे में, उसके बाद समझेंगे अवकरण के बारे में। आइए समझते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ आकर जुड़ जाता है या किसी कंपाउंड में आकर जुड़ जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऐसे लिखते हैं, नहीं तो तुम समझोगे कि O2 ही आकर जुड़ेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना अगर किसी भी तत्व के साथ आकर अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, किसी भी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ गया तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको हम कह सकते हैं एडिशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन
अगर ऑक्सीजन का जुड़ना है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, अगर किसी भी कंपाउंड से या किसी, आप कह सकते हैं कि अणु से अगर निकल रहा है हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसी कंपाउंड से या किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बात समझो। हमने क्या कहा कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि किस ऑक्सीजन केवल जुड़े, या हो सकता है कि हाइड्रोजन केवल निकल जाए, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या हो सकता है कि दोनों के दोनों हो, यानी कि दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ हो, इसका क्या मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है, किसी कंपाउंड नहीं, माफ कीजिएगा, हमने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, या हो सकता है कि किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो। अगर ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बात समझ गए? अच्छा, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आया, तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे हमने कार्बन लिया, जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन को मिलाया, कार्बन को जब हमने जलाया, तो यहाँ पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो बच्चा, कार्बन जो था अकेले था, कार्बन क्या था, अकेले था। लेकिन ये कार्बन जो है अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन जो है अब बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है। यहां पर क्या हुआ है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर हुआ कि इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे कि क्योंकि कार्बन में कौन जाकर जुड़ा है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन जाकर जुड़ा है, तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आ जाओ, जैसे ये जल है, जैसे ये जल है, इस जल का हमने ब्रेक डाउन किया, इस जल का हमने ब्रेक डाउन किया। जैसे ही हमने हीट दिया इसमें, तो इसका ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर बन गए 2H2 प्लस O2 बन गया, 2H2 प्लस O2 बन गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो है H2 जो है यहाँ पर बाहर निकल गया, या इस चीज को ऐसे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। तो ऑक्सीजन से ये क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है बाहर निकल गया, हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकल गया। जब हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन रह गया,
केवल ऑक्सीजन रह गया। तो यहां पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकला, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन जब बाहर निकलता है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन भी हुआ है यहाँ पर। क्या ये बात क्लियर हुआ? बोलिए। आ जाओ, आगे बढ़ जाए। उम्मीद करते हैं कि ये चीजों को आप समझ गए होंगे। आ जाओ, देखो ऑक्सीकरण में क्या कह रहा है कि जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी कि ऑक्सीजन जो है, क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। और कह रहा है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो बाहर जाता है। हाइड्रोजन क्या है, बाहर होता है, यानी बाहर निकलता है। तो हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना बच्चा हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। फिर से सुनो ध्यान से, हमने कहा ऑक्सीजन का जुड़ना और या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ गए? बात समझ गए? हमने क्या कहा कि अगर किसी तत्व या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, या किसी तत्व या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ऑक्सीकरण हुआ है। ये दोनों के दोनों चीज थे। बात समझ गए? चल, अब आते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण कहने का मतलब है रिडक्शन। ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट लाइक अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। आ जाओ समझते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं, हमें रिडक्शन पढ़ना है अब। रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रियाएं। अवकरण अभिक्रिया कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन बाहर जा रहा था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिड्यूसिंग, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखो, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ गए? इसके एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। बिल्कुल चिंता ना करें बच्चे, ठीक है? आपका चिंता हमें पता है कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हर कंसेप्ट को हम बेहतर ढंग से समझाएंगे। आ जाओ, अब कुछ ऐसे टर्म है जिसके बारे में आपको और समझना है। एक होता है एजेंट। एजेंट कहने का मतलब, एजेंट किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं जो किसी दूसरे की मदद करता हो, जो किसी दूसरे की मदद करता हो। देखो, एजेंट होता है, एजेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब होता है ऑक्सीकारक, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अकारक। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक है एक, और रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब कि एक अकारक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो, एजेंट जो होता है, जो हेल्प करता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है। किसकी हेल्प करेगा, किसी तत्व की हेल्प करेगा या किसी कंपाउंड की हेल्प करेगा, क्या करने में, या तो उसकी ऑक्सीडेशन में या तो उसकी रिडक्शन में। हमने क्या कहा कि एक एजेंट का मतलब है, एजेंट जो होता है वो दूसरे को क्या करता है, मदद करता है। अब जैसे आपने एलआईसी एजेंट सुना होगा, एलआईसी एजेंट क्या करता है, वो आपके पास आकर आपकी क्या करती है, आपका क्या करता है, एलआईसी करवाता है, यानी कि आपकी मदद कर रहा है। आपकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो उसको हम एजेंट कहते हैं कि एलआईसी एजेंट है। तो इसी प्रकार से जो अभिक्रिया में क्या करता है, मदद करता है, अभिक्रिया में मदद कर रहा है। अब कौन सी अभिक्रिया में, या तो ऑक्सीडेशन कराएगा या तो रिडक्शन कराएगा, या तो ऑक्सीडेशन कराएगा या तो रिडक्शन कराएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने में अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या इतनी बात समझ में आया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया कराने में अगर मदद कर रहा है कोई तत्व, तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया। चल, अब ध्यान कैसे, इसे याद कैसे करना है, याद कैसे करना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा यानी जो ऑक्सीकारक होगा, वो ऑक्सीजन का त्याग करेगा, ऑक्सीजन का त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। अब बात समझो ना यार, जैसे मान के चलो कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। ये तीनों के तीनों आपस में जुआ खेल रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपस में जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, पैसे वाली जुआ खेल रहे हैं। कौन सी जुआ खेल रहे हैं, पैसे वाली जुआ खेल रहे हैं, तुम मत खेलना। ठीक है, अगर बी हार रहा है, बी हार रहा है, तो इसका जो पैसा है, इसका जो पैसा है वो या तो ए के पास जाएगा या तो सी के पास जाएगा। अरे यही होगा ना, अगर बी हारेगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा। अगर बी हारा है तो ए और सी में से दोनों में से कोई ना कोई तो जीता होगा। तो बी का पैसा कहाँ जाएगा, या तो ए के पास जाएगा या तो सी के पास जाएगा। यही होगा ना। अब जैसे क्रिकेट मैच खेलते हो, आपने तो क्रिकेट मैच खेला ही होगा। क्रिकेट मैच में आप भी पैसा लगाकर खेले होंगे टीम की तरह। तो एक टीम अगर हार रहा है तो दूसरा टीम जीत रहा है, तो हारने वाले टीम का पैसा किसके पास गया, जीतने वाले टीम के पास। यही तो होता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीकारक जो एजेंट होगा, ऑक्सीकारक जो एजेंट होगा, वो अपना ऑक्सीजन को त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। अगर इसने ऑक्सीजन त्यागा है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीकारक है अपना अगर ऑक्सीजन त्यागा है, तो ये ऑक्सीजन बच्चा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, कहीं ना कहीं
तो जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे रिड्यूसिंग एजेंट के पास जाएगा। एक टीम हारा है तो दूसरा टीम जीता है, तो इसका पैसा कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? तो ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। यानी कि जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीजन का त्याग करता है बच्चा, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो अब हम चलते हैं एक और टर्म पर, जिस टर्म का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इसके बारे में तो आप समझ गए, तो अब थोड़ा सा समझ जाइए अवकरण के बारे में। कह रहा है कि जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है। यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, और कह रहा है कि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग होता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो हम कहेंगे कि अवकरण रिएक्शन है। आ जाओ, अब है एक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, आ जाओ समझते हैं। रेडॉक्स में अगर ध्यान से देखोगे तो रेड प्लस ऑक्स है, रेड प्लस ऑक्स है। रेडॉक्स क्या है? रेड प्लस ऑक्स है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब है रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर दोनों साथ साथ हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हमने क्या कहा बच्चा? कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अवकरण भी हो रहा हो, अगर ये दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से सुनो ध्यान से। हमने कहा कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के साथ साथ अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ गए? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, रिडक्शन के साथ साथ अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो हम कहते हैं कि रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन है। आ जाओ, यहां देखो रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, आ जाओ समझते हैं। अब यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन कौन से हम टर्म की बात करेंगे। हम टर्म की बात करेंगे ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की बात करेंगे। यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ है। हम बात करेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस, यानी कि किस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है, किस पदार्थ का रिडक्शन हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ये चार चीजों को हम लोग साथ साथ कवर करेंगे। इन चारों टर्म को हम एक साथ कवर करेंगे, और साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन को भी, साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन को भी कवर करेंगे। आ जाओ बच्चे, देखो यहां पर है कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन के साथ संपर्क कराया,
रिएक्शन कराया तो बना कॉपर प्लस H2O। अब इतनी बात तो आपको पता है कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर। आपको हमने एक रिएक्टिविटी का सीरीज भी सिखाया था, पढ़ा, याद कराया था। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और आपका गोल्ड। ये सारे के सारे रिएक्टिविटी का जो क्रम है बच्चा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे ढंग से याद कराया था। नहीं याद है तो बच्चा उसको रट जाओ, किसी भी हालत में रट जाओ। आ जाओ, देखो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर भी है और यहाँ भी कॉपर है। चल, आ जाओ बच्चा। अब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइज सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा, उसके बारे में जानेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और साथ ही साथ हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये 5 टर्म हम लोग साथ साथ देखेंगे। हालांकि ये रिएक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो इतनी बात आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन की भी रिएक्शन हो रहा है और जहाँ रिडक्शन की भी रिएक्शन हो रहा है, दोनों अगर साथ साथ हो रहे हैं तो रेडॉक्स की क्रिया कहलाएगा। आज यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर है केवल। इसका मतलब है कि ये कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का त्याग, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर बन गया, यहाँ पर कॉपर बन गया। तो इससे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। माफ कीजिएगा, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन। इसे हम नाम देंगे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ में? यानी कि ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है या हाइड्रोजन जब जुड़ता है, तो ऐसे रिएक्शन को हमेशा हम कहते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, यानी अवकरण अभिक्रिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या नाम दिया, रिडक्शन रिएक्शन नाम दिया। आ जाओ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया। यहाँ केवल हाइड्रोजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, जुड़ना हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, जुड़ना हुआ है। तो यहाँ हम लिख दें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और एडिंग ऑफ जो ऑक्सीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है बच्चा जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकला था। जब बाहर निकला तो रिडक्शन हुआ और जब जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। इन दोनों में क्या कोई समस्या है, कोई समस्या है बच्चा, बोलो है समस्या, बोलो कमेंट करो यस या नो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 टर्म को समझना है। ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, यानी कौन ऑक्सीकृत हुआ है, कौन अवकृत हुआ है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अवकारक है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीकृत
लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसका मतलब है ऑक्सीकृत, इसका मतलब है अपकृत। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और इसका मतलब है औकारक। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आजा बच्चा, यहाँ एक तरफ लिख लेते हैं ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीकृत लिख लेते हैं। कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीकृत हुआ है? और एक तरफ लिख लीजिए रेड्यूस्ड, जिसे हम कहते हैं अपकृत। थोड़ा सा हिंदी गलत हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वाले टर्म को अगर समझते हैं बच्चा तो आपके लिए बेहतर होगा। हिंदी थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर टफ हो जाएंगे। आ जाओ, यहाँ पर लिखना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपकारक, और एक तरफ लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ये चार टर्म के बारे में हमें पढ़ना है। आ जाओ, अब सबसे पहले बताओ कि ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है? ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है? यानी कि यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडाइज कहने का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ा हो, जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ा होगा उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हुआ है। यानी ऑक्सीजन कहाँ पर आकर जुड़ा है? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर जुड़ा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकृत हुआ है, यानी उसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज होने वाले जो एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन, वो है हमारा हाइड्रोजन। और इसी को हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ऑक्सीकरण हुआ है। अब यहाँ पर रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड कहने का मतलब कि जहां से ऑक्सीजन निकल गया है, यानी बाहर हुआ है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या हुआ है? बाहर। किससे बाहर हुआ है? तो आप कहेंगे सर कॉपर ऑक्साइड से बाहर हुआ है। किससे बाहर हुआ है? कॉपर ऑक्साइड से बाहर हुआ है। तो यहाँ पर जो रिड्यूस्ड जो हमारा सब्सटेंस है वो है CuO, कॉपर ऑक्साइड, यानी इसका अपकृत हुआ है। इसका क्या हुआ है? अपकृत हुआ है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझे? अब आ जाओ, अब कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा है क्या होता है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हमने अभी अभी समझाया है। ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो आप कहेंगे जो ऑक्सीजन का त्याग करता हो, जो ऑक्सीजन का त्याग करता हो। आज आज यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का त्याग किसने किया है? ऑक्सी ऑक्सीजन का त्याग किसने किया है? कॉपर ऑक्साइड ने। कॉपर ने अपना ऑक्सीजन को त्याग कर दिया। कॉपर ने, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन त्याग किया है। कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन त्याग किया है। तो जो त्याग किया है, जो ऑक्सीजन का त्याग
कर रहा है, इसने त्यागा है तो किसी ने ग्रहण किया होगा। तो जो त्याग किया है अपना ऑक्सीजन को, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ आ जाओ बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा वो कौन होगा? कॉपर ऑक्साइड होगा। कौन होगा? कॉपर ऑक्साइड होगा। और ग्रहण कौन किया है? यहाँ आ जाओ, ग्रहण ऑक्सीजन कौन किया? अरे हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये हाइड्रोजन ने क्या किया? इससे खींच लिया ऑक्सीजन को। क्या किया है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लिया है। तो हाइड्रोजन जो हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ हमें पता चला कि ऑक्सीडाइड जो है हाइड्रोजन है, रिड्यूस्ड जो है कॉपर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का और रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो कारक है, जो एजेंट है वो हाइड्रोजन है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक है वो कॉपर ऑक्साइड है। अब यहाँ अगर ध्यान अगर देखा जाए तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है। तो यहाँ पॉइंट करके लिखो बच्चा, यहाँ नोट करके आप लिखो कि जिसका जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका जिसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। बात समझ गए? बात समझ गए? हमने क्या कहा? हमने कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, और जिसका रिड्यूसिंग हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या ये बात क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं। थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से इसको और भी नोट कर ले, अगर एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। यहाँ पर देखो, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो आप कहेंगे इसका रिडक्शन हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ है, और साथ ही साथ क्या है ये? तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन क्या है? तो आप कहेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये साथ ही साथ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट भी है। बस हो गया, कहानी खत्म। टाटा बाय बाय, कहानी खत्म हो गई। चल और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये भी एक एग्जाम्पल है। आ जाओ, यहाँ पर आपको हर चीज बताने हैं बच्चा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराया गया तो बना जिंक, और प्लस बना कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देखो, यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पर केवल जिंक है। तो जिंक ऑक्साइड जो है इसमें चेंज हो गया, जिंक में बदल गया। जिंक ऑक्साइड जो है
वो जिंक में बदल गया, तो यहाँ का ऑक्सीजन क्या हुआ है, बाहर निकला है। ऑक्सीजन का क्या हुआ, बाहर निकला है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर हुआ है। अगर ऑक्सीजन बाहर हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो आप कहेंगे ये अवकरण अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ये देखो कार्बन के साथ आकर ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन के साथ आकर ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़ा तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बात समझ गए, चल अब इतनी बात समझ गए तो अब आपको चार चीजें के बारे में बताना होगा। पहली चीज तो आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीकृत हुआ है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड कौन है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि रिड्यूस्ड कौन हुआ है, यानी कि कौन अवकृत हुआ है। तीसरा पॉइंट आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये बताना है आपको। और फिफ्थ फोर्थ नंबर आपको बताना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आज समझते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ा है, जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ा है, तो ऑक्सीजन आकर किसमें जुड़ा है, तो आप कहेंगे कार्बन में जुड़ा है। तो कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, कार्बन ऑक्सीकृत हुआ है। रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका, तो जिसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ है, बाहर निकला है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकला है, तो आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड से बाहर निकला है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकला है बच्चा। अब और ध्यान दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, जो अपना ऑक्सीजन को त्याग कर दे, जो अपना ऑक्सीजन का क्या करता हो, त्याग करता हो। तो ऑक्सीजन किसने त्यागा है, तो आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड ने त्यागा है। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। तो ऑक्सीजन कौन ग्रहण कर रहा है, तो आप कहेंगे सर कार्बन ग्रहण कर रहा है। कौन ग्रहण किया, कार्बन ग्रहण किया। तो ये देखो, और ये साथ ही साथ देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। बात समझ गए, तो ये पूरा चीज आप नोट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो पीबीओ है, पीबीओ से पीबी में चेंज हो गया, यानी लेड ऑक्साइड से लेड बना है। यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चा, तो आप कहेंगे रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन है ये।
यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, तो ये देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पर आपको चार चीजें बताना है, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइज्ड आप कह सकते हैं सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड आपको बताना है, आपको रिड्यूस्ड बताना है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। ये सारे चीज आपको बताने हैं। आज बता देते हैं कौन सा दिक्कत है, कोई समस्या नहीं होगा है। अब किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आ जाओ, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो ऑक्सीजन किसमें जुड़ा है, कार्बन में जुड़ा है, तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का। रिड्यूस्ड कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, किससे बाहर निकला है, तो आप कहेंगे लेड ऑक्साइड से बाहर निकला है, किससे निकला है, लेड ऑक्साइड से। ये लेड ऑक्साइड क्या किया है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, इससे बाहर हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, जो ऑक्सीजन को क्या किया है, ऑक्सीजन का त्याग किया है, ग्रहण नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन अपना क्या कर दे, त्याग कर दे। तो ऑक्सीजन कौन त्याग किया है, तो आप कहेंगे लेड ऑक्साइड ने त्याग किया है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन को क्या किया, ग्रहण किया, तो ग्रहण कौन किया है, कार्बन किया है, तो ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आज ये सारे के सारे एग्जांपल आप नोट कर लेंगे। आइए आपके लिए ये एक होमवर्क है, होमवर्क में आप बच्चा इसको बनाएंगे और बनाकर आप कमेंट अवश्य करेंगे, ठीक है। इसका क्या हुआ, पूरी अच्छे ढंग से आप इसका बनाकर आप कमेंट करेंगे। आ जाओ, अब एक बात और अच्छे ढंग से ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना, इसको याद कैसे रखेंगे, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्या कंफ्यूजन होगा इसमें, आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा यहाँ, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में पहचान करने में आपको समस्या हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, यहाँ जो ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी कि ऑक्सीकृत होता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपकारक होता है। पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हमने क्या कहा कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसका ऑक्सीकृत हुआ है, वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बात समझ में। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट है जो रिड्यूस्ड हुआ है, जो रिड्यूस्ड कहने का मतलब कि जो अपकृत हुआ है, वही ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट में कारक होता है, ये कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि जो रिड्यूस्ड हुआ है यानी कि जिसका अवकरण हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपको रिडक्शन रिएक्शन भी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। होपफुली आपका आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार से तुच्छा सा भी आपको डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा बच्चा तो रेड हार्ट का आप फिगर रेड हार्ट अवश्य कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में अब थोड़ी सी और चीजें पढ़ गई। जैसा कि हमने आपको कहा था शुरुआत में ही कि आज के जो लेक्चर होंगे वो पूरी तरीका से आपका केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो होपफुली आपका जो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है और आपने अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट भी किया होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो चलिए आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक बार पूरी तरीका से रिकॉल भी कर लीजिएगा बच्चा। अच्छे ढंग से वीडियो को देखकर फिर से इसका रिकॉल रिवीजन कर लीजिएगा और अपना नोट्स अवश्य तैयार करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना इस कंसेप्ट को बेहतर अवश्य करें। चलिए फिर मिलेंगे।